दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ITR-1 जिसमें सैलरी प्लस अदर सोर्स का इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी के जो भी डिडक्शन है वो हम लोग क्लेम करेंगे और आपके जो भी ATC, ATE और एनी अदर डिडक्शन है वो कैसे क्लेम करते हैं इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे। इसमें सिर्फ ITR-1 फाइल होगा जिसकी इनकम सिर्फ सैलरी और अदर सोर्स की है, एनी अदर कुछ भी इनकम नहीं सिर्फ है। ठीक है, तो चलो तो चलते हैं। फर्स्ट मैंने रिटर्न पहले ही फिल कर दिया है जो कि आपको दिखाने के लिए मैंने पहले एंटर करके रखा है और उसके बाद हम लोग मतलब मैं आपको एक एक स्टेप वाइज दिखाऊंगा कि कहाँ कैसे फिल करना है। आपको ये फाइल नाउ पे क्लिक करके ITR-1 सेलेक्ट करना है और सैलरी वाला सेलेक्ट ITR-1 सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उस हिसाब से हमें भरना है। जो भी हमारी डिटेल्स है यहाँ पे हम लोग भर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बैंक डिटेल्स एज इट इज आएगा जो भी है वो। नहीं तो आप एंटर कर सकते हो, ऐड नहीं किया तो ऐड अनदर करके यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और दूसरा रीज़न यहाँ पे आप देखिए कि आप मतलब इसका बिजनेस इनकम नहीं है, आप कितनी बार भी ओल्ड रिज्यूम न्यू रिज्यूम में मतलब जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है रूल कि आप ओनली सैलरी वाले पर्सन और अदर सोर्स की इनकम है विदाउट बिजनेस इनकम, जिनकी जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है। ठीक है, उन लोग कितनी ही बार न्यू रिज्यूम में जा सकते हो और ओल्ड रिज्यूम में आ सकते हो, ओल्ड रिज्यूम से न्यू रिज्यूम में जा सकते हो। तो इसने ओल्ड रिज्यूम से सिलेक्ट किया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ओल्ड रिज्यूम सिलेक्ट किया है। रिटर्न बिफोर ड्यू डेट तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। एम्प्लॉयमेंट अदर सिलेक्ट किया है मैंने, तो इसके नीचे हम लोग चलेंगे जो भी बैंक था उसको वैलिडेट करके रखा है और उसके बाद हम लोग कंफर्म करेंगे। ठीक है, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे सैलरी वाला सेक्शन ओपन करना है हमें। जो भी हमारी ग्रॉस सैलरी है एज पर फॉर्म 16, आपके फॉर्म 16 में जो भी ग्रॉस सैलरी वो वहाँ पे एंटर करना है। उसके नीचे परक्विजिट का अमाउंट जो भी रहेगा वो एंटर करना है। ठीक है, तो उसके नीचे हमें आना है जो कि यहाँ पे हमें HRA का एक सेक्शन मिलता है जो कि हाउस रेंट अलाउंसेस शेड्यूल 10(13)A का। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ है, मतलब मुझे HRA कंपनी की तरफ से कितना रिसीव हुआ है वो अमाउंट मैंने एंटर कर दी। मैंने एक्चुअल रेंट पेड कितना किया है साल भर में उसकी अमाउंट मैंने यहाँ पे एंटर कर दी। और यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी थी और डियरनेस अलाउंसेस सैलरी कितनी थी उस हिसाब से मैंने एंटर किया है। तो यहाँ पे मैंने ये एंटर करने के बाद लोअर ऑफ द अबाव एक मतलब ये HRA का प्रॉपरली वर्किंग बनता है, उस हिसाब से वर्किंग के बाद हम लोग एंटर करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग कैसे बनाता है, ये तीनों में से जो लोअर ऑफ द अबाव रहेगा उसका हम लोग डिडक्शन लेते हैं, जो कि लोअर ऑफ द अबाव ये है एक्चुअल HRA 322,103। आपको सिंपल वे में करना है कि यार मुझे HRA कैलकुलेशन नहीं करना आता, तो आप यहाँ पे आपका एक्चुअल HRA रिसीव कितना हुआ है, एक्चुअल रेंट पेड कितना किया है साल भर में और बेसिक सैलरी जो भी रहेगी वो एंटर कर दीजिए और डियरनेस अलाउंसेस। तो उसके बाद 3,22,103 मेरा HRA मतलब क्लेम होता है जो कि यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली आया है। ठीक है, यहाँ पे एंटर करने के बाद उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड में जितना था वो 50,000 का, और जो प्रोफेशन टैक्स था ये मतलब 11 महीने रहा था, एक महीना वो ऑफ था तो उसका एक महीने का जो भी प्रोविजन टैक्स वो कटा नहीं, तो वहाँ पे वो अमाउंट नहीं आया है। ठीक है, तो इसके बाद मतलब फॉर्म 16 में ही 2,400 आया है। अभी ये समझा नहीं, मैं उसको एक HR से क्लेरिफिकेशन लेने के लिए बोला है कि यार ये प्रोविजन टैक्स 2,500 डिडक्ट होता है। ठीक है, तो आपकी कंपनी में 200 ही कैसे डिडक्ट किया है, एक महीने का फरवरी का 300 जाता है वो क्यों नहीं किया। तो पहले मैं पूछता हूँ सर, एज पर फॉर्म 16 जो शो हो रहा है वो ले लीजिए आप। तो ये मैंने 2,400 एज पर फॉर्म 16 लिया है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे 2,500 आता है जो कि 200 रुपये 11 महीने के, और फेब्रुआरी महीने का एक महीना जो रहता है वहाँ पे 300 रुपये लेते हैं। ठीक है, तो सेव करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे देखिए जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का लाइक ये लोन का था, मतलब HRA का था, जो भी आपका HRA का था वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, इनकम चार्जेबल अंडर हेड ऑफ सैलरी। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग लॉस मतलब जो भी हमारा इंटरेस्ट पे रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, या हमने गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पेड मतलब पे किया है जो कि लोकल अथॉरिटीज को, तो वो हमें एंटर करना है। तो हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी रहेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये अमाउंट कैसे है मैं आपको बताता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको कुछ रेंट रिसीव आया रहेगा तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, लेकिन इस केस में उसने एक घर पे खुद रहता था और एक घर रेंट पे लिया था आगे वाला फैमिली के लिए, तो दो घर थे उसके, जो कि एक रेंटेड था और सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक आया, मैं बताता हूँ कैसे एंटर करना है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करके छोड़ देने का वहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे जाएंगे इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक
एडिट का ऑप्शन आता है, नहीं तो आपके यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ये एडिट का ऑप्शन, तो आप क्या करो, ऐड अदर अनदर करके यहाँ पे डाल दीजिए लोन अमाउंट। लोन कहाँ से लेना है, बैंक से लिया था वो बैंक, जो भी बैंक रहेगी, लोन अकाउंट नंबर जो भी रहेगा, किस सेक्शन, किस डेट को सेक्शन हुआ था लोन, वो अमाउंट डालना है, डेट डालना है। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना था, 45 लाख का था जो अमाउंट है वो। लोन आउटस्टैंडिंग कितना बचा है 31 मार्च को, अमाउंट डालना है। और इंटरेस्ट हमने कितना पे किया था, वो अमाउंट साल भर में 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25 के बीच में जो भी इंटरेस्ट पे हुआ था उसका यहाँ पे अमाउंट डालना है और बैक आना है। मतलब सेव करके बैक आना है। उसके बाद वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरो कैपिटल यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे नीचे एंटर करने के बाद यहाँ पे शो होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 198,102, ठीक है, आ गया यहाँ पे। तो ऐसे, तो उसके बाद इन थर्ड मतलब फोर्थ कॉलम आता है यहाँ पे, B3 वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे आपको इस सेविंग का जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा TIS से। आपको लगता है कि TIS में कुछ और दिख रहा है और AIS में कुछ और दिख रहा है और आपके बैंक स्टेट में एक्चुअल में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पे कुछ और दिख रहा है, तो आप यहाँ पे टिक मार करके एडिट करके यहाँ पे एंटर कर सकते हो। लेकिन मुझे एक्चुअल TIS के अनुसार जितना मिला है वो मैं क्लेम कर रहा हूँ, जो कि 877। मेरे को ये लगता है कि यार एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट जो भी शो हो रहा है आप दिखा दो, क्योंकि उससे अच्छा मतलब हमारे इसमें कम दिख रहा है और हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 210, हाँ, 100 रुपये का फर्क है, तो वो नहीं लेने का भाई। जो एक्चुअल रिपोर्ट में दिख रहा है TIS AS में फैच होता है वो अमाउंट लेने का। उसके बाद मेरी सैलरी बनती है ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि 14,21,002, ठीक है। इन केस आपका कोई भी लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा, सेल वैल्यू, परचेस वैल्यू और लॉन्ग टर्म गेन कितना होता है वो यहाँ पे एंटर करने का, ठीक है। इस केस में नहीं है तो मैंने दो ही है, इनकम फ्रॉम सैलरी और अदर सोर्स, और कंफर्म करके छोड़ देने का। उसके बाद डिडक्शन आएंगे। सबसे पहले डिडक्शन में 80C का डिडक्शन कैसे एंटर करते हैं, ठीक है। तो मुझे आप बताइए, आपके पास जो भी डिडक्शन रहेंगे उसकी एक एक्सेल में पॉलिसी नंबर, डिडक्शन, मतलब जो भी 80C है, 80D है, 80E है, जो भी रहेगा डिडक्शन उसके एंटर लीजिए। 80C में कितना आता है उस हिसाब से यहाँ पे हमने ओपन किया है 80C का डिडक्शन का, तो वहाँ पे यहाँ पे ऐड अनदर करके कर सकते हैं। तो उसमें अमाउंट जो भी रहेगा एलिजिबल डिडक्शन को, वो अमाउंट डालना है। यार मेरा सोचो 15 लाख रुपए, 1,50,000 है, जो कि मैंने LIC किया, तो LIC नंबर करके यहाँ पे LIC का कोड, पॉलिसी LIC पॉलिसी नंबर करके एंटर कर देने का है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें करने का है। तो यहाँ पे और नंबर आगे लिखना है हमें, जो भी रहेगा 1 2 3 4 5 6 जो भी रहेगा वो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सेव करने के बाद ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कैसे डाला है, जो भी 16,000 PPF अकाउंट में जाता था उसका नंबर डाला है। होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट जो भी होता था मैंने वहाँ पे डाला है। जो भी मेरा ELSS में भी जाता है वो अमाउंट डाला है मैंने। ELS का और एक लिया था वो डाला है। उसके नीचे ऐसे ही मैंने डाला है और ये 80C का पूरा है। तो इस हिसाब से हमें शो करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी टोटल डिडक्शन रहेगा इसकी वैल्यू इधर आएगी और हम लोग क्लेम 1,50,000 तक की कर सकते हैं 80C में, वो वहाँ पे शो करेगा। तो उसके बाद हमें सेव करना है। 80C का डिडक्शन हमारा ठीक से हो गया है। उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे 80D की तरफ। 80D में डिडक्शन कैसे डालना है, एंटर करना है। 80D का हमें ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप खुद सीनियर सिटीजन हो, नहीं, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, यस, तो उसका कैसे करना है मैं बताता हूँ। अभी यहाँ इस केस में आप खुद सीनियर सिटीजन हो नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया, ठीक है। उसके नीचे आना है, यहाँ पे ऐड अनदर करके करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी इंश्योरर है, मतलब आपने खुद के लिए और आपकी वाइफ के लिए और आपके बेटे के लिए जो भी पॉलिसी लिए रहेगी, ठीक है, छोटे बच्चे के लिए, वो नेम ऑफ इंश्योरेंस का कहाँ से लिया है, कौन सी छोला फाइनेंस से लिया है या मैक्स से लिया है, जो भी जिससे लिया है, तो उसका कंपनी का नेम डालना है। आपके पॉलिसी नंबर रहेगा, वहाँ पे पॉलिसी नंबर एंटर करना है। और आपका हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट कितना था पूरे साल भर का, तो वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उस केस में बैक आना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे SBI जनरल इंश्योरेंस खुद के लिए लिया था, मेंबर ID मेरा ये था, और 8526 ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट मेरा कटा था वो है। उसके नीचे सीधा आना है 80D, यहाँ पे लिखा है पेरेंट्स के लिए, सेल्फ केयर फैमिली इंक्लूडेड सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इन केस आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। उसके नीचे फिर भी सेम टू सेम ऐड करके करना है। यहाँ पे हमें एंटर करना है जो भी पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी है उसका नेम, पॉलिसी नंबर जो भी रहेगा और अमाउंट जितना आपने मतलब दिया है, तो उस हिसाब से वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके फैमिली का भी आ गया।
ठीक है, पॉलिसी नंबर भी आ गया है और अमाउंट भी आ गया है। तो टोटल मिला के 80 डी का जो भी डिडक्शन रहेगा वो वहाँ पे शो करेगा, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों तो हुआ। उसके बाद इस बंदे का और एक डिडक्शन है 80 ई का। इसमें क्या है, 80 ई है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन और हायर एजुकेशन। इसने इसके बच्चे के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया था, जो कि अभी उसका वो अमाउंट, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है जो लोन पे किया है उसका हम लोग डिडक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 80 इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन एडिट करना है। यहाँ पे ऐड, मैंने ऐड किया है, आप कैसे ऐड करना है बताता हूँ मैं। ऐड अदर बैकअप करना है, लोन टोकन कास्ट किया है बैंक इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है कितना अमाउंट, मतलब नेम ऑफ बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो भी रहेगा इंस्टीट्यूशन का उसका नेम लिखना है। लोन अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है, जिस भी बैंक से हम लोन ले रहे हो मेरा लोन नंबर ये है वो। लोन कब किस तारीख को सेक्शन हुआ था, किस डेट को आपको लोन दिया था, उस डेट को यहाँ पे एंटर करना है। टोटल अमाउंट ऑफ लोन, कितने अमाउंट का आपने लोन लिया था, 25 लाख का लिया था। तो उसके बाद ईयर एंड होने के लिए कितना लोन बचा है, तो 15 लाख बचा है, तो 15 लाख एंटर करने का। और इंटरेस्ट साल भर में कितना आपने पे किया है एजुकेशन लोन पे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कितना चढ़ा है, वो अमाउंट इंटरेस्ट का यहाँ पे हमें एंटर करना है और सेव करना है। तो उसके बाद ये ऐसा शो करेगा, बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, लोन अकाउंट नंबर जो भी रहेगा, डेट ऑफ सेक्शन लोन, ठीक है, आपका जो भी अमाउंट लोन का अमाउंट है वो, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, टोटल आउटस्टैंडिंग लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कितना बचा है, और इंटरेस्ट कितना गया था वो अमाउंट, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये करके सेव करना है। तो 80 ई का मतलब एजुकेशन, हायर एजुकेशन का जो भी था वो वहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन हायर एजुकेशन। तो उसके बाद हमें सीधा चलना है और यहाँ पे हम आप देखिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम 3,89,000 और एलिजिबल फॉर दिस टाइप ऑफ डिडक्शन 3,25,000। इसमें 1,50,000 का 80 सी का है, 80 डी का है, 80 डी का ये है 28,000, और इसके बाद जो भी आता है 80 ई का, 80 ई का आ गया यहाँ पे देखो, या 80 ई का। तो इसके बाद और एक और रिडक्शन मिलता है 80 टीटीए का, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं वो एंटर हुआ तो यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे आपका जो भी सेविंग का इंटरेस्ट मिला था वहाँ पे एंटर करना है। जितना एलिजिबल डिडक्शन रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे शो करेगा। अभी एलिजिबल कितना है, 10,000, मैक्सिमम 10,000 तक सेविंग का इंटरेस्ट डिडक्शन में मिलता है, ठीक है। उसके बाद बैक जाने का है, ठीक है। तो ये सब डिडक्शन हमने सेव कर दिए। उसके बाद हम लोग कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। टैक्सेस पेड, जितने भी टैक्सेस पेड हुए थे सैलरी पे, ये यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा मतलब सेफ्टी का रीज़न है, जिस भी बंदे का आईटीआर फाइल करा उसके रिगार्डिंग। तो ये ऑटोमेटिक फ्लैश हो जाता है। नहीं हुआ तो आप यहाँ पे डू यू वांट टू मोर ब्रोकर वैल्यू, जो भी आपका टैन नंबर रहेगा, कंपनी का नेम ऑफ कंपनी रहेगा, इनकम चार्जेबल, मतलब 15 लाख पे मेरा 10,000 रुपये टैक्स डिडक्ट हुआ तो वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करने का, ठीक है। तो सेव करके छोड़ देने का है। तो उसके बाद टैक्स ऑन मतलब सैलरी ये रहेगा, जो भी रहेगा वहाँ पे इधर डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे टीडीएस ऑन द अदर्स, अदर इनकम अदर देन सैलरी, जो जिनका सैलरी का नहीं है बिजनेस का रहेगा या यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो भी आपको टैक्स पे करने के लिए आया था उसका जो भी रहेगा, डू यू वांट टू मोर ब्रेकअप। तो यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं, मतलब पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है कि अभी पेबल आ रहा है, इसको मैं दिखाता हूँ कैसे ऐड होता है। यहाँ पे देखिए इसको अभी 2023 के आसपास पेबर आ रहा है। तो आप हम आगे चलेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए इसको 2380 रुपये पेबल आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे इसको सेटअप करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने डायरेक्ट रिटर्न, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पे नाउ, नहीं नाउ पे क्लिक करना है जो भी रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, क्लाइंट को मैं बोल दूंगा कि सर पेबल आ रहा है, इतना इतना पे करो, तो पे करेगा। तो यहाँ पे भी इतने सारे ऑप्शन है, तो आप क्या करो, पेमेंट गेटवे पे जाओ सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन से बैंक सेलेक्ट करो, लेकिन मैं कैनरा करता हूँ। कैनरा इज अ सेफ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके चक्कर में
हेलो। हेलो, तो दोस्तों हमारा पेमेंट हो गए। हम लोग ये मतलब जो भी मतलब पेमेंट का क्या बोलते हैं चालान है वो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसका बैक टू फाइलिंग में है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि वो जो टैक्स पेड का अमाउंट था वो आप यहाँ पे नहीं आएगा, जो भी पेबल था वो नहीं आएगा, यहाँ पे शो हो रहा है। फिर भी आपने पे किया तो उसको ऐड कैसे करते हो चालान को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन में फंस जाएंगे। ठीक है। तो डिडक्शन के बाद कंफर्म करेंगे और इसके बाद टैक्स पेड पे चलेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे वो सेल्फ असेसमेंट एडवांस टैक्स जो भी पे किया था वो ऑटोमेटिक ऐड हो गया, 2 सितंबर की डेट है, दिख रही है आपको। ये ऑटोमेटिक ऐड हो गया, नहीं हुआ यहाँ पे ऐड कर दो, ऐड अदर अदर करेंगे और उसके बाद नीचे आना। ठीक है। 146,708। ठीक है। मेरे पे टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। उसके बाद देखने का यहाँ पे आगे बढ़ने का। ठीक है। अभी आपको पेबल जीरो दिखाएगा, दिख रहा है जीरो, अमाउंट पेबल ऑफ जीरो। तो उसके बाद हम लोग ऐसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे, वो कौन सी सिटी से, कलकत्ता से शायद ये बंदा, कोलकाता, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यहाँ पे रिटर्न फाइल। अभी यहाँ पे डिमांड डिमांड नहीं रहे ये, मेरे पे कि नहीं वो बात नहीं है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन क्या है, क्वेरी निकलता है यार, कुछ कुछ वैलिडेशन एरर निकलता है। अभी तो वो तो नहीं है, देखते हैं। ठीक है। ओटीपी डाल देंगे, उसका ओटीपी। स्वतः स्वतः पुढारी युद्ध शपथ आहे म्हणून मी स्वतः देतो, मी आज आंदोलन डन। हमारा रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गया।